बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफ़री है। पाकिस्तान में सियासत एक तमाशा बन के रह गई है और आज इस तमाशा गाह में क्या क्या हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। तीन बड़ी ख़बरें हैं आज। सबसे पहले तो आज इद्दत केस में इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के हवाले से कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया और फ़ैसला ये दिया कि उनकी सज़ा को बरकरार रखा गया। ये इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि PTI के अंदर जो इस वक्त तोड़ फोड़ का सा एक सामान बना हुआ है और बात हो रही है PTI के अंदर से एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की। वो क्यों बन रहा है, उसके मकासद क्या है, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर आज एक बहुत खूबसूरत ब्रोमांस, एक लव स्टोरी टाइप माहौल चला और देखकर कई दफ़ा तो आंखों में आंसू आ गए। इस कदर खूबसूरत लव स्टोरी थी वो। तो उस हवाले से बात करेंगे और मेरा ख्याल है कि पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर PTI के बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो कि उसकी रिज़र्व सीट्स के हवाले से केस चल रहा है। हमने पिछले दिनों जब से ये केस चल रहा है उसमें देखा कि हमारे चीफ़ जस्टिस मोअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस जो हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, उनका रवैया PTI के वकीलों के साथ किस तरह का रहा। वो उनको बात बात पर टोकते रहे, उनको डांटते रहे कि आपके पास फ़लाना डॉक्यूमेंट आज क्यों नहीं लेके आए, इसमें फ़लानी गलती क्यों है, आप मुझे बोलने क्यों नहीं देते, मेरा हक़ है आपको टोकना। और ये चीज़ें जो हैं ये ख़बरों की ज़ीनत भी बनती रही। मगर आज जो देखने को मिला, जब इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने आके अपना केस पेश किया, तो आज पता नहीं जो एक खूबसूरत किस्म का ब्रोमांस वहाँ पर चला, उसमें यहाँ तक बात अचानक आ गई कि काजी फ़ाइज़ ईसा को ये भी समझ में आ गया कि अगर कोई वकील अपने दलाइल दे रहा होता है तो उसको टोकने से उसकी सोच जो होती है, उसका जो थॉट का ट्रेन ऑफ थॉट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो बेचारा अपना जो केस है, अपना जो आर्ग्यूमेंट है वो पेश नहीं कर पाता। और ये बात उन्होंने कही भी ECP के वकील को, इलेक्शन कमीशन के वकील को, कहा कि एक बात जब वो कर रहे थे तो उसके बीच में उनको टोका और एक किस्म की आप कह लें कि एक सॉफ्ट माजरत के भी, माजरत कीजिएगा मैंने आपको टोक दिया, मुझे अंदाज़ा है कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपकी जो ट्रेन ऑफ थॉट है वो टूट जाती है। इस पर उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जिससे बिल्कुल होता है ना कि नहीं नहीं मैं बहुत बुरा हूँ, नहीं 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 आप बहुत अच्छे हैं, वो वाला माहौल चला। उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारे सबसे बड़े जो अदालती मनसब पर फायज़ हैं और अदालतें ख़ुद से बताती हैं कि जी ये तारीख़ है, आपने आके अपने दलाइल देने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको पूछा ECP के वकील को कि आप ये बताइए ना कि अगली तारीख कब रखें। उन्होंने कहा नहीं 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 आप बताएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे नौ ब्याता जोड़ा मियाँ बीवी एक दूसरे के खाना क्या पकाएं। कहते नहीं आप बताएं, कहते नहीं जानू आप बताएं, नहीं जानू आप बताएं। तो वो सीन चल रहा था और देखकर हैरानगी हो रही थी कि ये अचानक अदालत का जो पैंतरा है वो बदल कैसे गया है। एक वकील के बदलने से पूरी की पूरी अदालत का रवैया, हमारे चीफ जस्टिस साहब का रवैया कैसे इतना नरम लबो लहजा हो गया है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि चले ऐसा करते हैं कि पीर की अगली हीयरिंग रख लेते हैं। और उन्होंने अपने अदालती असिस्टेंट से पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी पीर ठीक है। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने उनकी राय हासिल हुई, जी पीर को ठीक है। तो आखिरकार तंग आकर इलेक्शन कमीशन के वकील को खुद कहना पड़ा कि जी तुसी जड़े हो, तुसी चीफ जस्टिस को कहते नहीं कि तुसी मैनू अपने घर च ऐसे प्यो लाया होया है तो मेरी भी सुन लो। उन्होंने कहा जी तुसी प्यो हो इस कोर्ट दे, ये एक फुल बेंच है, ये सुप्रीम कोर्ट है, तो मैं तो नहीं बता सकता, आप जिस दिन कहेंगे मैं उस दिन आ जाऊँगा। यानी कि वकील को खुद बेचारे को शर्मिंदा होकर ये बात कहनी पड़ी। मगर काजी साहब की मोहब्बतों, वो आप अगर टिकटॉक देखते हो कहते ना वो जीले आइडिया मोहब्बता ना पा, तो वो बिल्कुल वो डायलॉग मेरे जहन में बार 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 आ रहा था। मगर ये है कि वो मोहब्बत चलती रही और उसको जो हमारे दूसरे जज अतर मिनल्ला, उन्होंने उस पर इंटरजेक्ट भी किया। उन्होंने उनको कहा कि भी आपको अगर टोका गया है तो बाकी के साथ भी ऐसा हुआ। बल्कि उन्होंने ये पॉइंट भी ऑन द फ्लोर ऑफ द कोर्ट कहा कि बल्कि जो बाकी वकला हैं, उन्होंने मेंशन किया जो दूसरे वकला हैं यानी कि PTI के वकला हैं, उनके साथ तो इससे ज़्यादा बुरा रवैया हुआ है। हमारे चीफ जस्टिस हम जानते हैं, हमने पहले पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि ईसा साहब तो इतने उनको बार बार टोक रहे थे और जब कोई दलील के हवाले से टोकने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने ये यहाँ तक कह दी कि वो पीछे वो खातून तस्वीर लेने की कोशिश कर रही है और उनकी जो सलमान अकरम राजा साहब अपनी दलील दे रहे थे उसको आधे रास्ते में काट दिया। तो वो सारा कुछ हम सब ने देखा। लेकिन अतर मिनल्ला ने ये राइटली पॉइंटेड आउट कि भी बाकी वकला के साथ तो इससे ज़्यादा बुरा हुआ है। और अतर मिनल्ला ने इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन
इलेक्शन के वकील जो थे वो इस बात के ऊपर बजिद से कि जी SIC जो है उसने कोई लिस्ट जमा नहीं करवाई और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है और चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो इसलिए ये सीट नहीं मिल सकती, जिसके ऊपर अतर मिल्ला ने ये बात बहुत क्लियरली मेंशन की। उन्होंने कहा कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन आइन के हवाले से इतनी ज़्यादा तफसील से और उसकी पासदारी का इतना शौक़ है तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, आप ये जो स्टांस ले रहे हैं ये सोच समझ के लें, क्योंकि अगर इस अदालत ने ये फैसला कर दिया कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके आप वकील हैं उसने इसी अदालत के एक फ़ैसले को गलत इंटरप्रेट किया, उसकी गलत तशरीह की, इंतहाई गलत तशरीह की, इसकी बुनियाद पर उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर निकाल दिया, जो कि आइन इजाज़त नहीं देता। उन्होंने कहा जाके आर्टिकल 17 भी पढ़ लें, अगर आपको आइन पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक़ है तो आर्टिकल 7 पढ़ें। ये खुली खिलाफ वर्जी है आर्टिकल 17 की कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से ही बाहर किया। तो इसलिए ज़रा सोच समझ के ये वाला स्टांस लें। तो उन्होंने कहा कि जी मैं अगर आपके खिलाफ, उन्होंने कहा कि अगर आपके खिलाफ ये बात चली गई तो फिर आप क्या करेंगे। तो जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि भाई ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो मेरी औकात से आगे की बात है, ये फ़ैसला तो आप लोगों ने करना है। अब उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने ECP के लॉयर को कहा कि आप बिल्कुल एक चीज़ अगर मैं उठाऊं, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाया, वो पहले भी बात हुई, आज भी वही जिक्र हुआ कि जी डॉक्यूमेंट आप प्लीज़ ना वो जानू आपका कर देना, वो उसको इनको भी दे दें, इनको भी सबमिट करवा दें। बिल्कुल एक वो कहते हैं कि बहुत लो बजट में ये तैयार हुई रोमांटिक फिल्म, लेकिन थी बहुत कमाल की। आप देखेंगे आपकी आंखों में भी शायद मोहब्बत से आंसू आ जाए। खैर ये मामला तो पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के अंदर हमने देखे हैं, चलते रहे हैं। दूसरा जो अदालती फ़ैसला आज शॉकिंग था, वो ना सिर्फ PTI के लिए शॉकिंग था बल्कि PTI के नाकिदीन के लिए शॉकिंग था, PTI के अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी शॉकिंग था। और वो फ़ैसला था इद्दत केस का, जहाँ पर आप तज्ज़िये तबसरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान, हुकूमत की कैबिनेट के लोग, वो भी यही गना सनाउल्लाह कह रहे थे कि भी यहाँ से तो निकल जाएंगे। उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया कि खान साहब को, हुकूमत के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि खान साहब अभी अंदर ही रहे, और उनका भी ये ख्याल था कि अगर इसमें से निकल गए तो किसी और में शायद धर लिए जाएं। बाकी लोग तो बहुत क्लियरली कह रहे थे, नाकिदीन भी और अपोजिशन पार्टी वाले भी, कि भाई इसमें से तो निकल ही जाएंगे, ये कोई ऐसा केस नहीं है, लेकिन किसी और में शायद धर लिए जाएं। ये सारी बातें वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये केस जो है ये एक इंतहाई सेंसिटिव प्रेसिडेंस सेट करता है। ये केस जिसकी पूरे सोशल बैकलैश भी आया जब ये केस चला कि क्या एक अदालत ये इस बात का फैसला करेगी कि किसी औरत के कितने पीरियड्स हो चुके हैं और कितने नहीं हुए। वो औरत खुद से ये फैसला नहीं कर सकती। जब वो अपने मुंह से कह रही है तो आपकी गैरत, हमीयत और आपके मॉरल्स और आपकी इक़दार आपको इस बात पर मजबूर करती है कि आप सर झुका के एक पर्दादार औरत की सियासी उसकी जो मसले मसाइल हैं उसमें धरें, करप्शन में उसको धरें। वहाँ पर कोई पर्दादारी, कोई मतलब किसी का औरत होना मैटर नहीं करता, रूल ऑफ लॉ शुड प्रिवेल। बट जब एक ज़ातियात पे बात आ रही है और आप जानते हैं कि वो एक पर्दादार औरत है, आपने उसकी ज़ातियात को पहले तो अदालत में घसीटा, फिर इस तरह के पॉइंट के ऊपर अदालत की जो रूलिंग है उसको सुप्रीम माना। तो अब इस वजह से अब आप देखें कि जो सिविल सोसाइटी है उसने पहले भी इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया, प्रोटेस्ट किया, अब भी वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि दिस इज़ अ स्लिपरी स्लोप। अगर आज इस चीज़ का फैसला अदालत कर रही है तो कल को औरतों को जो पहली परसिक्यूटेड एक जेंडर समझा जाता है हमारे माशरे में, कल वो कहाँ कहाँ घुसेगी। लोगों के बेडरूमों तक तो अदालत घुस गई है और बेडरूमों से भी आगे घुस गई है, तो अब इससे आगे और कहाँ जाएंगी और इसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। मगर दैट इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम इस्लामिक कहते हैं, और जहाँ पर औरत के हुकूक और औरत की गैरत और इज़्ज़त की हिफाजत की हम लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मगर आज हमने ये केस भी सियासत में और अपनी पावर स्ट्रगल में इस हद तक भी जाने से गुरेज नहीं किया। जो तीसरी इंतहाई अहम खबर है जिसका पहले पिछले व्लॉग्स में मैं आपके साथ जिक्र करता रहा हूँ, वो PTI के अंदर की टूट फूट है, जहाँ पर कई की मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं
वो बुनियादी तौर के ऊपर नाराज़ से हैं, क्योंकि उनको खान साहब तक रसाई नहीं मिल रही, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। शहरियार आफरीदी साहब का जिक्र हमने किया था 2 व्लॉग्स पहले, 2 दिन पहले। अब एक और उससे पहले शेर अफजल मरवत साहब भी आप जानते हैं कि इसी मामलात पर अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। अब बात यहाँ तक आन पहुँची है कि ज़राए ये बता रहे हैं कि 21 मेंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरफ जा रहे हैं, जिनमें शानदाना गुलजार हैं, शहरियार आफरीदी हैं, शेर अफजल मरवत हैं, जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है। और बाकी इनके अलावा आप कह लें कि 18 और मेंबर हैं जो ये बना रहे हैं, और उनका प्रेमिस ये है, उनका कहना यह है कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक इस वजह से बन रहा है क्योंकि जो इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप मेन स्ट्रीम में है, बैरिस्टर गौहर हो गए, उमर अयूब हो गए और बाकी लोग हो गए, उनका कहना यह है कि वो लोग अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपने सियासी फ़ायदे के लिए, कमेटियों में ओहदों के लिए और अपने मामलात को सीधा करने के लिए खान साहब की रिहाई के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे, और जान कर नहीं कर रहे। ये नहीं कि उनको जो है स्पेस नहीं मिल रही। वो उनका जो फॉरवर्ड ब्लॉक वाले लोग हैं, उनका ये इल्ज़ाम है कि आप जो ये लोग जो हैं ये सही पीटीआई की लीडरशिप को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये खान साहब के साथ मुखलिस नहीं है। अब कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, ये बात तो बाद में है। इसकी जो समझने की बात है वो ये है कि बहुत अरसे से जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है जिसको हम कहते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है, ये जो एक जमे गफ़ीर है, जो लोगों की एक यूनिटी है इस एजेंडे पे कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के लिए बेहतर सोच रही है या जमहूरियत के लिए बेहतर सोच, उनकी उस सोच को बदलने के लिए बहुत कुछ किया गया, जेलों में डाला गया, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे भी हुए, सब कुछ हुआ, मगर वो सोच यकता रही। उसको वो कहते हैं कि इफ़ यू कैनॉट कन्विंस देम तो कन्फ्यूज देम। ये जो पॉइंट है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, सपोर्टर्स को कंफ्यूज करने के लिए बहुत बड़ा हथियार बन के सामने आएगा, क्योंकि अब वोटर्स को समझ नहीं आ रही होगी कि हमने जिनको पहले शेर अफजल मरवत साहब को बुरा भला ट्विटर पे और बाकी जगहों पे कह रहे थे कि ये खान साहब के खिलाफ हैं, अब उनको ये समझ, वो ये कह रहे हैं कि दूसरी जो ग्रुप है वो खान साहब के खिलाफ है, तो वो उनका भी जो सपोर्ट बेस है पीटीआई का वो डिवाइड हो जाएगा। वो पावर जो है, जो एक यूनिफाइड पहाड़ है, वो कट जाएगा। और इससे अगर ये चीज़ जो है ये पहुंचती है अपने पाया तकमील तक, तो पीटीआई की जो सपोर्टर फोर्स है, एक डायरेक्शनल फोर्स है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अभी देखना ये है कि इसको अभी किस तरह से लिया जा रहा है। ट्विटर पर तो अगर आप देखें तो आपको क्लियर अब डिविजन्स नज़र आनी शुरू हो गई हैं कि एक धड़ा उनको सपोर्ट कर रहा है, एक धड़ा इनको सपोर्ट कर रहा है। वो ये कोई नहीं देख रहा कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पावर जो है वो डिल्यूट हो रही है। तो ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है जिसको आगे चल के साथ साथ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आपको इसके ऊपर तज्जिया देते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, और साथ कमेंट करके ये बताएं कि आपके ख्याल में पीटीआई के कौन से धड़े की बात सही है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।